ओके जी, बिस्मिल्लाह करते हैं आज की क्लास की। अच्छा भाई, हमने तकरीबन गोइंग कंसर्न की हद तक तो आपको पहुंचा दिया था। जल्दी से ये बता दो कि गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है कि कंपनी अगले 12 महीने सर्वाइव कर पाएगी। अच्छा, तो कुछ हालात वाक़यात ऐसे हो सकते हैं कि आपको शक हो कि कंपनी 12 महीने चल, उसमें से वन ऑफ द कंडीशन थी आपकी डेट कोवेनेंट्स के ब्रीच होना। ये था। एक ही कस्टमर है वो शार्ट हो जाए तो भी हो सकता है, ऐसा ही है। की पर्सनल चला जाए तो भी हो सकता है। आपके कैश फ्लोज नेगेटिव है, आपके पास ऑपरेशन को चलाने के लिए पैसे नहीं है, तब भी ये रिस्क राइज होता है कि आप अपनी कंपनी को गोइंग कंसर्न के तौर पे ना देख पाएं। अच्छा, रिस्क होने में और यकीन होने में फ़र्क है। अच्छा, हो सकता है कि किसी कंपनी के डूबने के खदशात हो बट कंपनी के पास प्लान मौजूद हो, एंड इफ देयर इज अ प्लान एंड दैट इज अ वायबल प्लान, तो क्या लाजमी है कि कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो गोइंग कंसर्न होगी, पर हमें शक तो गलत नहीं था, शक बिल्कुल सही था। तो आपकी फाइल अगर कोई रिव्यू करे तो वो एटलीस्ट ये मेक श्योर करेगा कि भाई आपने ये रिस्क जरूर निकाला, उस पर काम लाजमी किया हो। अगर रिस्क ही नहीं निकाला तो मेरे ख्याल से आपने काम भी, क्योंकि वो आपसे ओवरलुक हो जाएगा ऑल टुगेदर। यहां तक क्लैरिटी है? अच्छा, अब जिस बच्चे ने FAR2 नहीं किया हुआ, ये उसके लिए, जिसने किया हुआ उसके लिए रिवीजन होता ही है कि जैसे आप फार्मास्यूटिकल कंपनी की एग्जांपल लें तो वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। रिसर्च एंड, अच्छा, अब आपको ये बात पता है कि भाई अगर मेडिसिन है, लेट से अभी जो कोविड-19 आया था, अब जाहिर सी बात है ये एक वबा थी, इसके लिए दवा चाहिए। अब दवा चाहिए तो जाहिर सी बात है बहुत सारी जो मेडिसिन कंपनीज हैं उन्होंने रिसर्च करना शुरू की। अच्छा, तो रिसर्च करने पे भी एक एक्सपेंडिचर होता है, और फिर रिसर्च कंप्लीट होने के बाद जब डेवलपमेंट होती है, यानी असल में जब बनना शुरू होता है, ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने रिसर्च किए बगैर दवाई बनाई, मैंने कहा खा ले तेरा कोविड सही हो जाएगा, पता है कुछ और ही हो जाए। सही है? कहने का मतलब यह है कि भाईजान, आप कोई भी चीज डेवलपमेंट की तरफ जाती है पर उससे पहले रिसर्च छुपी हुई होती है। तो कहा यह गया कि भाई मना नहीं है आपको, आप इंटरनली कोई इंटेंजिबल बनाएं, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, बट जो रिसर्च का खर्चा है ना वो आप एक्सपेंस आउट करें। अच्छा, हमने कहा भाई एक्सपेंस आउट क्यों करें? क्योंकि रिसर्च के फेस के ऊपर आपके पास ये वायबिलिटी नहीं होती है, ये विजिबिलिटी नहीं होती है कि ये वाकई बनना शुरू होगा। तो यानी इस स्टेज के ऊपर हम ये कहते हैं, IFRS कहता है कि आपके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल नहीं होते, यानी यहां पे आपको पता ही नहीं होता कि क्या वाकई डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे। पहले बताओ, यहां तक की बात क्लियर है? अच्छा, अब इसमें ऑब्वियसली फिजिबिलिटी स्टडीज आती हैं। नहीं, ये तो वो है ना, रिसर्च फेज है। ये फिजिबिलिटी स्टडीज हो गई, सही है, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव्स हो गए। यानी आप लोगों के प्रपोजल्स देख रहे हैं, उनसे मीटिंग कर रहे हैं, उस पर जो अखराजात हो रहे हैं, तो मुझे बताओ क्या वो एक डेवलपमेंट फेज है या अभी रिसर्च फेज में बैठे हुए हो? आपने कहा आप रिसर्च फेज में बैठे हुए, तो ये सारे खर्चे जो इस चीज के होंगे वो एक्सपेंस आउट होंगे। अच्छा, अब आपने जैसे ही रिसर्च का काम कंप्लीट कर लिया, अब आप आ गए डेवलपमेंट फेज में। अच्छा, वो कहता है डेवलपमेंट फेज में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मतलब ये है कि आज जो मैं खर्चा करने लगा हूं उसका मुझे फ्यूचर में फायदा होगा। तो जब फ्यूचर में फायदा होगा तो ही वो आपका एसेट बन सकता है, क्योंकि एसेट की डेफिनेशन क्या है बच्चों? आ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, एक ऐसी चीज जो कि इदारा कंट्रोल करे जिससे फ्यूचर में फायदे हों। जिसका फायदा आज ले चुके हो वो तो एक्सपेंस है, जिसका फायदा आज ले चुके वो क्या है? एक्सपेंस है। एग्जाम्पल, जैसे हम ये कहते हैं कि भाई आपने अपने एम्प्लॉय से काम करवाया तो वो तो आपको सर्विस दे चुका है, तो आप जब उसको पैसे देते हैं तो वो आपका एसेट होता है या एक्सपेंस होता है? क्योंकि उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आना बाकी। हाँ, आप तसव्वुर करें कि आपने एडवांस सैलरी दे दी तो वो प्रीपेड हो गया, जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आना बाकी होते हैं। तो वो यही कह रहा है कि भाईजान आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, आपको कोई मसला ही नहीं है, पर हाँ अगर आप कोई फॉर्मूला डेवलप कर रहे हैं दैट इज एन इंटेंजिबल, सही है ना, पर वो खुद जो फॉर्मूला बना रहे हैं तो भाईजान इसमें मेक श्योर कीजिएगा 2 फेजेस होंगे। पहला फेज रिसर्च का,
अच्छा मैं आपसे पूछूं रिसर्च फेज को क्या करेंगे, आप बोलेंगे एक्सपेंस आउट सर। अच्छा मैंने कहा भाईजान क्यों मुसीबत, क्यों एक्सपेंस आउट, क्यों? आप बोलेंगे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है बनेगा नहीं बनेगा। अच्छा वंस मेरी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी तो मैं किस फेज में आऊंगा? अच्छा फिर वो कहता है डेवलपमेंट में तुम्हारे कहने से तुम नहीं आ जाओगे, तुम्हारे पास यहां पे प्लान होना चाहिए एडिक्वेट। अच्छा वो प्लान ऐसे ही बन गया होगा रिसर्च के बेस पे। अच्छा वो कहता है डेवलपमेंट फेज में आओ, देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लान, प्रॉपर प्लान। अच्छा प्लान के साथ साथ आपकी इंटेंशन टू कंप्लीट होनी चाहिए। अच्छा ये सारी कंडीशंस ना IAS 38 में लिखी हुई हैं, तो मैं आपको यहां पे हल्का सा रिकॉल करवा रहा हूं, जो नए बच्चे हैं उनको सिखा रहा हूं। अच्छा इंटेंशन टू कंप्लीट कैसे, जब आप ऑडिट पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया हुआ है, उसके लिए बजट अप्रूव हो चुका है, पैसे अलग हो चुके हैं, ये क्या शो कर रहा है, और उस पर वाकई काम होता हुआ तुम्हें दिख रहा है कि भाई पूरी टीम लगी हुई है, तो वो शो कर रही है आपकी इंटेंशन। अच्छा दो चीजें हो गई कंडीशन में, पहली क्या, प्लान। अच्छा प्लान के बगैर चीज बन सकती है नहीं, वो किससे आ रही होगी, रिसर्च से, तो रिसर्च का खर्चा एक्सपेंस आउट हो गया, प्लान तैयार है। अब बोलो वाकई जब बनाने लगे हो फॉर्मूला तो यहां आ जाओ, क्लैरिटी है। दूसरा क्या प्लान काफी है या इंटेंशन होनी चाहिए? अच्छा इंटेंशन कैसे जस्टिफाई होगी, बोर्ड ने अप्रूव किया होगा, आपको काम होता हुआ वाकई दिख रहा होगा, एक्सपेंडिचर बजट सब एलोकेट हो चुका होगा। अच्छा फिर वो कहता है भाईजान आपने प्लान भी बना लिया, आपकी नीयत भी है, बट आप कोई ऐसी चीज बना रहे हो जो किसी के काम की नहीं होगी, तो वो कहते हैं एबिलिटी टू सेल और यूज। अच्छा हमने कहा एबिलिटी टू सेल और यूज का क्या मतलब है? भाई आप जो चीज बना रहे हो क्या वो किसी काम की भी होगी? अगर किसी काम की नहीं होगी तो मतलब उससे फ्यूचर में आने वाला कोई बेनिफिट, तो आप आज ही उसको एक्सपेंस आउट कर दो, आपको कैपिटलाइज करने की कोई नीड नहीं है। पहले बताओ ये दोनों बातें समझ आती हैं? अच्छा ये कंडीशन है। फिर वो कहता है कि सही है भाई यहां तक भी आप आ गए, इसके बाद आपके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज होने चाहिए। अच्छा एडिक्वेट रिसोर्सेज में मैन पावर भी आती है, पैसे भी आते हैं। अच्छा आप मुझे खुद बात बताएं, एक आपके पास प्लान भी है, आपकी इंटेंशन भी है, आप उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले भी लेंगे, पर आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो कंप्लीट हो पाए, तो आपको आज ही पता है वो इंपेयर हो जाएगा, तो क्या आज आपको उसको कैपिटलाइज करने की नीड है? नहीं है। तो आप उसको जब तक इन कंडीशंस पे नहीं उतारेंगे तब तक आप इसको ऑल टुगेदर कैपिटलाइज नहीं कर सकते। ये क्या कह रहे हैं, गलत अब्दुल्ला को रिमूव कर दिया मैंने। अच्छा सॉरी यार, तो अलाउ कैसे करूं यार, मैंने तो मतलब यहाँ से ब्लॉक नहीं किया हुआ, कोई भी आ सकता है लिंक से, उसको ऐप रीस्टार्ट करनी पड़ेगी या मुझे मीटिंग नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। उसको बोला सॉरी यार, उसको बोलो कि वापस आ जाए किसी और के लिंक से या कोई और मोबाइल से डाउनलोड कर ले। सही है, सॉरी बोलना यार उसको। अभी पता नहीं कितने अब्दुल्ला हैं, क्यों मतलब अपने मतलब घर की बातें लगाई हुई थी। अजीब बात है ना, मतलब यहाँ पे आलू छोले की दुकान खोली हुई है तुम लोगों ने। चलें जी खैर सुने, उसको बुला लें प्लीज, सॉरी कहिएगा, मैं आता है तो मैं खुद भी सॉरी कह देता हूँ, माजरत। एक तो नाम रखना तुम्हारा मसला है ना, ये इधर फोकस। मुझे एक बात बताएं, जब भी आप किसी एंटिटी में जाते हैं, अच्छा पूरी अब दुनिया क्या समझना क्या, हमें मसला क्या सुनना, ओवरऑल आइडिया ये है, कुछ बच्चों ने अभी ज्वाइन किया तो हम वापस से रिकॉल करा देते हैं। हमने कहा किसी इदारे में गए, आपको पता लगा वो एक्सट्रीम किसी हाई लेवल पे जाके रिसर्च और डेवलपमेंट करती है। आप कहेंगे सर ऑडिटर को क्या पंचायत है? हम कहेंगे ऑडिटर को पंचायत पता है क्या, उसको रिस्क है कि कहीं रिसर्च का पैसा कैपिटलाइज नहीं कर दिया हो, इसलिए ये पूरी लंबी की मैंने इतनी। वापस से आप किसी ऐसे इदारे में गए जो आपको ये अंदेशा दे रही है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होती है, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स बना रही होती है। हमने कहा बनाओ भाई, मसला नहीं है, पर मेरा रिस्क ये है, मेरा रिस्क ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिसर्च फेज को क्या कर दिया हो, और दूसरा रिस्क है कि कहीं कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया पूरा ना हो रहा हो फिर भी कैपिटलाइज कर दिया हो। तो वो ये कंडीशंस है ना। अच्छा कंडीशन क्या होनी चाहिए कि भाई आपको प्लान हो, इंटेंशन हो, एबिलिटी टू सेल और यूज हो, और चौथा एडिक्वेट रिसोर्सेज हो, और पांचवी जो घिसी पीटी है कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजरेबल, यानी आप उसकी कॉस्ट अलग कर पाए तभी तो आप उसको ऑब्वियसली कैपिटलाइज करेंगे, अदरवाइज वो आपके लिए कैपिटलाइज करना पॉसिबल
नहीं है। खैर ये बातें हो गई सारी। अच्छा, आप किसी इदारे में गए, आपने देखा कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा हुआ है, आपका क्या रिस्क है? There is a risk that research expense might have been capitalized. Overstated नहीं, वो तो किया हुआ ही होगा ना। हम कह रहे हैं research expense might have been, और there is also a risk that development has been started even though the conditions have not been met. अच्छा, आप इसको लिखने का तरीका क्या होगा, जरा सुकून से सुनते हैं। आपने सिचुएशन उठाई सवाल से, आपने बोला सिंस द एंटिटी इज इन्वॉल्व इन इमेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये कहां से लिखा आपने? सवाल से। अच्छा, जिस सवाल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है तो क्या खुद से डालोगे? नहीं सर, ऐसी होशियारी नहीं करनी। आप बोलेंगे कि सिंस द एंटिटी इज इन्वॉल्व इन इमेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट देयर इज अ रिस्क दैट रिसर्च एक्सपेंस माइट हैव बीन कैपिटलाइज्ड और the development has been started even though the required conditions have not been met. बस खत्म कहानी, आपका रिस्क आ गया। क्लैरिटी है? पक्की बात है। अच्छा, मैंने एक पहला चैप्टर भेज दिया था बुक का, सही है ना? उसको हम रीड भी कर लेंगे, पर पहले हम ज़रा एक पास पेपर कर लेते हैं। आ जाओ जी, ये आपकी स्क्रीन पे स्प्रिंग 2020 का। हाँ सरफराज। अच्छा भाई जल्दी बताना लिखते हुए, पहले ये तो सुनो। ये कह रहे हैं कि सर असम डेवलपमेंट विदाउट मीटिंग कंडीशंस में रिस्क किस चीज़ का है? यही तो रिस्क है कि डेवलपमेंट की कंडीशंस मीट ना हुई हो तब भी कैपिटलाइज हो, जबकि उसको क्या होना चाहिए? एक्सपेंस आउट। क्लियर है भाई असम? यस बिल्कुल ऐसे ही सरफराज। हाँ जी, सवाल। सारे रिस्क एक साथ नहीं, पॉइंटर बना के लिखेंगे ना। हेडिंग पे उसके नीचे रिस्क, हेडिंग पे उसके नीचे रिस्क। यानी रिस्क फैक्टर हेडिंग हो जाएगी और वो रिस्क क्यों है वो नीचे बताएंगे। तो अपन लिख के बताना है। वेरी गुड तला, पहला रिस्क सही लिखा है। अच्छा जानजेब, तुमने बिल्कुल सही लिखा है, बट ऑडिटर नीड्स टू इंश्योर ये नहीं लिखना क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना, वो तो हम प्रोसीजर्स में लिखते हैं। सही है। वेरी गुड एहसाम।
अहमद वेरी गुड, बट ये कि रिसर्च एक्सपेंस का तो सीधा सीधा कैपिटलाइजेशन का रिस्क है ना, कंडीशंस तो डेवलपमेंट के लिए होती हैं। नहीं जानजेब, दूसरा रिस्क गलत लिखा है, ऑडिट रिस्क लिखना है तुमने, बिजनेस रिस्क लिख दिए कि सप्लाई चेन के इश्यूज होंगे, वो तो बिजनेस का मसला है ना। वेरी गुड निहान, वेरी गुड मेहदी। बाकी रिस्क ये तो सही लिखा तुम लोगों ने, बाकी। अच्छा यहाँ से मैंने किसी से भी पूछना है तो सुनाना होगा। वेरी गुड सुदेश, बिल्कुल सही है। नहीं अब्दुल्ला ये गलत है। आदिल अंडर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस नहीं, स्पेसिफिक बताओ कौन सा एक्सपेंस अंडर स्टेट होगा। वेरी गुड अलीना, बिल्कुल सही है। और भी है रिस्क। वेरी गुड तला। नहीं महाग कुमार गलत, आपने स्ट्रेट लिख दिया कि ये रिस्क है, क्यों है ये बताना है। हो गया, ये सुना है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, पहला रिस्क आ गया। there is risk of using which might lead to overstatement or understatement of inventory or payables। सही है, ये लिख देना। आगे वेरी गुड, आगे वेरी गुड यार, परफेक्ट आंसर, गुड। हाँ जी, कोई और लिख लिया, लिखें। हसान अहमद खान लिखते हैं द कंपनी इज ऑपरेटिंग इन अ हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज एंड सो द रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट पेनल्टी ड्यू टू, जो थोड़ा सा जुमला बनाना है, सिंस द कंपनी इज ऑपरेटिंग इन अ हाईली रेगुलेटेड इन्वायरमेंट देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट पेनल्टी एक्सपेंस, ये लिखना है। अलविना लिखती हैं एज द एंटिटी इज हाईली रेगुलेटेड। अच्छा देखो ये भी थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, इन्होंने लिखा है कि एंटिटी इज हाईली रेगुलेटेड अथॉरिटी, एंटिटी हाईली रेगुलेटेड अथॉरिटी नहीं है, कहने का मतलब ये नहीं होगा पर लिख लिया वो, तो आप सिर्फ ये लिखे ना कि एंटिटी इज ऑपरेटिंग इन अ हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट। अच्छा जी, देयर में बी अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टी expense or undisclosed contingency and there may be a risk of research expense being not adequately expensed out, यहाँ तक बिल्कुल सही लिखा है, and have been capitalized, there may also be a risk of development expenditure which have been capitalized when the conditions have not been met। चलो जी, IS 38 का रिस्क तो आपने सही निकाल लिया।
Since the company is research and development, so this is the company capitalize research expense, capitalize development, which the conditions for which the conditions is not met. हाँ जी, कोई और सुनाओ. PPL is a pharma company which is highly regulated by the government. There is a risk that penalties might have been understated and contingencies are not disclosed. सही है. Drug A is an imported good. There is a risk of using incorrect exchange rates. Which might lead to improper valuation of inventory and payables. क्योंकि इन्वेंट्री और पेबल ही गलत रिकॉर्ड होगा ना, तो इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट तो यूज़ होगा, बट ये बताओ कहाँ यूज़ होगा. इन्वेंट्री की या तो वैल्यूएशन गलत हो जाएगी, या तो पेबल्स की वैल्यूएशन गलत हो जाएगी, या तो वो ओवर हो जाएंगे या अंडर एस्टेड हो जाएंगे. आगे. Drug A has been underperforming and competition has emerged. There is a risk of overstatement of revenue. सही है. Research expenses might have been capitalized and capitalization criteria might not have been met, whereas the company might have started capitalization. सही है, बट इसमें आपने जो ड्रग ए जो है उसकी इन्वेंट्री है, उसकी एनआरवी के लॉस का रिस्क भी है ना, क्योंकि वो अंडर परफॉर्मिंग है. अंडर परफॉर्मिंग का मतलब क्या है? नहीं, रेवेन्यू तो लो होगा, वो तो अपनी जगह है ना, पर कहने का मतलब ये है कि जब एक ड्रग ए सही तरीके से नहीं चल रहा, मतलब उसको बेचने में क्या हो रही है, दुश्वारी हो रही है, तो देयर इज अ रिस्क कि एनआरवी लॉस हो जो कि बुक ना हुआ हो, तो वो वहाँ से बात निकल रही है ना. अच्छा जी, अब यहाँ पे IAS 38 वाला कॉन्सेप्ट क्या है, वो ये है ना कि रिसर्च एक्सपेंस गलती से कैपिटलाइज हो गया जो कि होना नहीं चाहिए. अच्छा भाई, एक जानजेब ने लिखा है फार्मास्यूटिकल कंपनी ऑफन क्लेम टैक्स क्रेडिट्स विच कैन बी सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन एंड डिसएग्रीमेंट विद द टैक्स अथॉरिटीज. भाईजान इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी जो सवाल में नहीं है वो आपने अज्यूम नहीं करना. जी सुनाओ. बाय एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंडिचर्स हैव बीन कैपिटलाइज. सही है. आगे. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंपोर्ट की वजह से. चलो सही है. आगे. और अनडिस्क्लोज कंटीजेंसीज. सही है. आगे. वेरी गुड, बिल्कुल सही है. सरफराज लिखते हैं कि सर DPL इज ऑपरेटिंग इन अ फार्मास्यूटिकल एंड हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री. देयर इज अ रिस्क द कंपनी में हैव नॉट डिस्क्लोज पेनल्टीज एज परचेज ऑफ गवर्नमेंट इज फ्रॉम. अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ गलत लिख दी, सुनना यार. एज परचेज ऑफ गवर्नमेंट इज फ्रॉम स्विट्जरलैंड, गवर्नमेंट ही परचेज कर ली. देयर आर रिस्क दैट DPL में नॉट हैव यूज एप्रोप्रिएट गुड्स होगा, यानी गुड्स होगा. सही है. सिंस DPL इज सेलिंग ड्रग्स एट अ लो मार्जिन. अच्छा, लो मार्जिन का यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लो मार्जिन पे भेजे तो देयर इज अ रिस्क दैट इन्वेंट्री ऑफ द कंपनी इज इम्पेयर्ड एंड मशीनरी में हैव आल्सो बीन ओवरस्टेड. ये बिल्कुल सही लिख रहा है कि अगर आपका रेवेन्यू गिरता जा रहा है, आप लो मार्जिन पे बेच रहे हैं, तो फ्यूचर में आने वाले कैश फ्लोस क्या हैं, कम हो रहे हैं, तो रिस्क है कि आपका PPE क्या हो जाएगा, इम्पेयर हो जाएगा. हाँ जी सुना है. एक मिनट. अच्छा, इन अ हाईली रेगुलेटेड आप लिखेंगे ऑपरेटिंग इन अ हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट, तो इसी ऑब्वियसली बाय द पैसेज ऑफ टाइम ड्राफ्टिंग इंप्रूव करेंगे, पर आइडिया बिल्कुल सही है. आगे बताओ. सही है. वेरी गुड, बिल्कुल सही है. आगे. विच में लीड टू. विच लीड टू लिखेंगे तो मतलब आप कंक्लूड कर रहे हैं, तो आपने मे के साथ यूज करना है ना कि हो सकता है, और विच लीड टू का मतलब है कि हो गया या वो कर रहा है. सही है. आगे. डिक्लाइनिंग. सही है. अंडर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क नहीं है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क है. हाँ थोड़ा सा ये बस सही है, तो आपको पता है, बट NRV लॉसेस. सही है. सही है. वेरी गुड यार.
आप सुनाएं। company is pharmaceutical industry is highly regulated by the government, so there is a risk of understatement of penalty and contingency. अंडर स्टेटमेंट ऑफ Penalty and contingency. एंड कॉन्टिजेंसी नहीं ना, कॉन्टिजेंसी अंडर स्टेट नहीं होती है, डिस्क्लोज नहीं होती। जैसे तुमने तो FAR 2 किया हुआ है, फिर अंडर स्टेटमेंट डिस्क्लोजर की कैसे हो सकती है? आगे बताओ। Since competition introduced improved version of drug A, so there is a risk of overstatement of sales and understatement of NRV loss. नहीं, ये गलत लिख दिया। देखो, अब नए प्रोडक्ट आने से ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल और अंडर स्टेटमेंट ऑफ NRV नहीं हो सकता, उसका फैक्टर अलग है। क्या आप लो मार्जिन पे बेच रहे हैं, कंपटीशन है, दैट माइट इंड्यूस यू टू रिड्यूस योर प्राइसेस, दैट्स वाई आपकी इन्वेंट्री की NRV का रिस्क है, और अंडर परफॉर्मिंग की वजह से। तो आप कह रहे हो कि मैंने ड्रग A लॉन्च किया है, उसकी वजह से मेरी NRV का रिस्क है, तो ये गलत है। कोई मसला नहीं, सीख रहे हैं आगे। Since the raw material of drug A is imported from Switzerland, so there is a risk of using inappropriate exchange rate, इन करेक्ट एक्सचेंज रेट, सही है। आगे, which results under or overstatement of cost of sale. हाँ हो सकता है, बिल्कुल सही है। आगे, Since company is involved in research and development, so there is a risk that research expense not being expended. रिसर्च एक्सपेंस, Not being expended. रिसर्च एक्सपेंस नॉट बीन एक्सपेंस आउट, तो ये थोड़ा सा हाँ, नहीं तो उसको लिखने का तरीका है ना, देयर इज अ रिस्क दैट रिसर्च एक्सपेंस माइट हैव बीन कैपिटलाइज्ड। तो हम सही है, तुम कोशिश कर रहे हो, आइडिया आएगा, ऊपर जाते रहेंगे। अब एक एक करके यहाँ पे भी रीड करता हूँ, आप सुनाएं पहले। Since DPL is highly regulated by government and heavy fines are placed for non-compliance of regulations, there is risk that DPL might have understated fine and might have undisclosed contingencies. वेरी गुड। आगे, Further, as raw material of drug A is imported, there is risk of using incorrect exchange rate. विच में लीड टू इनकरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री और ट्रेड पेएबल। सही है, बस उसको खाली वहाँ से कनेक्ट कर देना। आगे, Moreover, as drug A is underperforming and margins are low, there may be risk of understatement of NRV loss and impairment of PP वेरी गुड, and overstatement of inventory and revenue. बिल्कुल सही। आगे, Further, as the entity is undertaking research expense, there is risk that entity might have capitalized the expenses and expenditures during development might have been capitalized, although the development conditions might not have been met. वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बेहतरीन। हाँ जी, सुनाओ। सर बाकी सब सेम है, लेकिन क्वेश्चन है ये जो मेन ये कह रहा बाकी वही है जो इन सब ने कहा है। नहीं सर ऐसे लिखा है चलो सही है, गुड गुड। आगे बताओ क्या क्वेश्चन है। जो मेन प्रोडक्ट लिखा हुआ है डीपीए का ये मतलब ये तो उसका ये कोई कंसर्न नहीं। नहीं ना, तो वो देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी तो कर रहे हैं, उसका प्लान है। तो अभी तो मतलब कम्पिटिटर्स आ गए हैं। नहीं, अभी देख लेते हैं ना, रीड कर लेते हैं। DPL ऑपरेट्स इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री विच इज हाईली रेगुलेटेड। मेन प्रोडक्ट है। अच्छा प्लीज सुनिएगा, मेन प्रोडक्ट का हरगिज मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही प्रोडक्ट है, नहीं समझे। बाकी प्रोडक्ट्स भी है ना, तो वो बिजनेस तो चलता रहेगा। आप अगर कहते हैं ना कि सोल प्रोडक्ट है, फिर मसला होता। क्लियर है? तो सोल प्रोडक्ट होने में, मेन प्रोडक्ट होने में फर्क है। तो ये एक, अब आप कहते हैं मेजर कस्टमर होता और वो चला गया, और मेजर कस्टमर कॉन्स्टिट्यूट करता है आपका एग्जाम्पल 60%, तो मसला होता, क्योंकि आप अपने अखराजात नहीं निकाल पाते। सही है? तो अनलेस एंड अनटिल देयर इज एन इंडिकेशन, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। सर इसके साथ लिखा होगा कि अगर सिग्निफिकेंट रेवेन्यू इस प्रोडक्ट से आता है तब हम कहते हैं 70%, सिग्निफिकेंट। हाँ फिर कहते हैं, फिर बिल्कुल कहते हैं, फिर सही है, बनता है, फिर भी गोइंग कंसर्न का, क्योंकि आप या तो डूबेंगे डेट कोवेनेंट के ब्रीच होने से, आपके पैसे निकल जाएंगे जेब से, या तो आपके पास पैसे ही ना आए, तब भी गोइंग कंसर्न का रिस्क है। दोनों में फर्क है ना। अच्छा, अब यहाँ पे दो तीन चीजें रीड कर लेते हैं। अब्दुल्ला कहते हैं कि नॉन कंप्लायंस ऑफ रेगुलेशन, डीपीएल इज अ फार्मा industry. Yeah, DPL is not a pharma industry. DPL is operating in a pharma industry, which is highly regulated by the government. So there might be a risk that there is an understatement of penalties and undisclosed contingencies. Low margins की heading डाली इन्होंने। DPL is selling its product at a low margin. There might be a risk of understatement of NRV, loss of product. Research and development. DPL is involved in research and development. There might be a risk that expense involved in research are capitalized and requirements to capitalize the development expenses, development expenditures are not met.
Haris, the company operates in a highly regulated industry, so there is a risk of non-compliance of regulation and understatement of penalty expense. The company imports raw materials, so there is a risk of under or overvaluation of exchange rates. देखो यहाँ भंड मार दिया, हर किसी का रीड करने का मकसद ये है कि उनकी खामियां बताई जाएं. Company imports its raw material, so there is a risk of under or overvaluation of exchange rate. Valuation exchange rate की होती है या asset या liability की होती है. तो जरा इस चीज को करेक्ट कर लेना. अब देखो यही बात है, अगर मैं इसको फीडबैक नहीं दूं ना तो ये प्रिजम्पशन के साथ चलाया जाएगा कि ये सही है जबकि ये गलत है, क्योंकि फिर एग्जामिनर बोलेगा यार इसने किसी ऐसे टीचर से क्लास ली है जिसने बातें जोड़ना सिखाई हैं और टक करके आंसर आ गया, ये फंस गया. तो आपने उसको सही करना है. इवन दो यू हैव द नॉलेज पर यू हैव टू अप्लाई इट करेक्टली. ऑल्सो देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर और अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेएबल. तो आपने आगे का सही लिखा है. Since there are low margins of drug A, there is a risk of understatement of NRV loss and overstatement of value of drug. सही है जी. Since the company is involved in research and development, research expenses are capitalized and the development conditions are not met and development expense may have been capitalized. Okay जी. इसके बाद अशद कहते हैं कि सर टोटल 5 रिस्क हैं, कंटीजेंसी, इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट, एनआरवी लॉस. आगे खुद समझ लें. सही है. अच्छा, अब सरफराज का एक सवाल आया, सुनिएगा. सरफराज का एक सवाल आया कि सर 8 मार्क्स के लिए हमें आइडियली किस तरह और कितना लिखना चाहिए. देखो यहाँ पे कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है, यहाँ पे उतना लिखना चाहिए जितना सवाल में मौजूद है. अब चाहे वो 4 लाइनें हो चाहे वो 2 पेज हो, सीधी सी बात है. मतलब यहाँ पे कोई बीकॉम का पेपर तो नहीं है कि कितने पेज भरूंगा तो नंबर मिलेंगे. भाई आपने उतना लिखना है जितना सवाल की रिक्वायरमेंट है, सवाल में जितना गिवन. अब इसमें मैं आपको बाखुदा बताऊं, आप सबने सारे रिस्क सही आइडेंटिफाई किए हैं. सही जी. अब खाली मैं इसको आपको ये दिखा देता हूं, खाली मैं यहाँ पे देख लूं कि ये वही रिपीटेशन है. अच्छा जी, अब खाली ये देख लेते हैं. सैयद सैफुर रहमान कह रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिसर्च एक्सपेंस. As the company is considering to improve its existing drug by doing research and development process, so there is a risk that company has capitalized the cost incurred on research process and has started development process before complying with the conditions. बिल्कुल सही लिखा है सैफ जी. तो डांट तो नहीं ना, वैसे ही पूछ ले. अच्छा, लिंक कर. एक मिनट, सॉरी तुम्हारी बात काट रहा हूँ, खाली यहाँ से हम बात करते हैं. भाई ये कह रहे हैं सर हम इंपोर्ट करेंगे. आगे सही है. नहीं, पागल नहीं है, पागल नहीं है, पागल नहीं है. पागल इसलिए नहीं है क्योंकि गलती हो सकती है. अब फॉर एग्जाम्पल तुम ये कीबोर्ड चलाया कभी? सही है, वैसे ही बता रहा हूं. अगर तुम किसी कंपनी के एक फाइनेंस ऑफिसर हो जो कि पेबल्स या इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करता है, तुम्हारे पास बिल ऑफ लेडिंग आया कि उस दिन इन्वेंट्री उतरी है. सही है. तुमने देखा, तुम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की साइट पे गए, तुमने वहां पे एक्सचेंज रेट देखा, तुम्हारी उंगली 281 की जगह 285 पे लग गई. नशे में थे, लग गई. हमसे गलतियां हो जाती हैं यार. मैं जो सवाल बनाता हूं ना अकाउंटिंग का, तो जैसी बात है सम लगा देता हूं, तो जैसी बात है एरर होते हैं. तो आई एम टॉकिंग अबाउट दोज एरर्स. हो सकता है 5 की जगह 1 पे उंगली लग जाती, 4 की जगह 6 पे लग जाती, उंगली ये लग गई. कहने का मतलब है कि गलती हो सकती है. सही है. दिस इज कॉल्ड ह्यूमन एरर. क्या कहलाता है ये? ह्यूमन एरर. अनलेस कि आपने सिस्टम में फीड किया हुआ हो कि हम शीट अपलोड करते हैं. ऐसे भी हैं ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैं ऑडिट करता हूं, वो क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज की शीट उठाते हैं और अपने सिस्टम में अपलोड करते हैं, और सिर्फ क्या करते हैं, बिल ऑफ लेडिंग की इनवॉइस के अंदर जितने डॉलर की इन्वेंट्री आ रही होती है वो पंच करते हैं. उसमें भी पंचिंग एरर हो सकता है. तो कहने का मतलब है देयर इज अ रिस्क ऑलवेज ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट. अब बताओ कौन पागल? वो बंदा पागल नहीं है, वो गलती कर सकता है. सही है. तो मैं कह रहा हूं कि सही है, वो इंपोर्ट कर रहा है तो इन्वेंट्री भी गलत हो सकती है, पेबल भी गलत हो सकता है, पर क्या वो लाजमी है इंटेंशनल हो, या वो ह्यूमन एरर हो सकता है? तो वो कहता है आप रिस्क तो देखें ना कि मसला कहां हो सकता है. देखो एक तो प्रिज्यूम रिस्क है ना, प्रिज्यूम मतलब वो तो है ही कि इनवॉइस की वैल्यू गलत हो, उस पर तो कोई दो राय नहीं है, पर मैं उसके ऊपर कह रहा हूं कि क्या रिस्क हो सकता है, यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट. क्लियर है. और बाज़ औक़ात कुछ नॉलेजेबल लोग भी नहीं होते ना. मतलब हमें तो ये पता है कि IS 21 के हिसाब से
आपने स्पॉट रेट पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। स्पॉट रेट का मतलब है उस दिन का रेट। अब लेट से आपने 28 जनवरी को माल मंगवाया, तो आपको रेट कौन सा यूज करना चाहिए? 28 जनवरी का। अब उस बंदे ने बोला कि भाई मैं तो हफ्ते हफ्ते में रिकॉर्डिंग करता हूं, तो उसके पास इनवॉइसेस हफ्ते की मौजूद थी। उसने क्या किया, सारे रेट कौन से उठा लिए? एक हफ्ते के बाद के। तो उसने तो ऐसी की तैसी कर दी ना IAS 21 की। कहने का मतलब है दिस कैन बी एन एरर, एन ऑनेस्ट मिस्टेक ऑल्सो, एंड लैक ऑफ नॉलेज ऑल्सो। प्रॉफिट पे हिट होगा ना, जब आप मार्जिन्स लगा लेंगे तो वो अलग आएंगे, सही है, तो प्रॉफिट पे हिट होगा। और आपका क्लासिफिकेशन का भी मसला होगा। एक चीज फॉरेन एक्सचेंज लॉस में दिखनी चाहिए, वो COGS में दिख रही होगी। क्या कहते हो? अभी समझाता हूं। आपने एक इन्वेंट्री खरीदी, उस वक्त रेट चल रहा था 280, रेट चल रहा था। आप मुझे एक बात बताएं, जब आप इसको बेचने, समझना, जब आप इसको रिकॉर्ड कर रहे थे तो चल रहा था 290, आपने रिकॉर्ड किस पे कर लिया? 290 पे। अच्छा 290 पे आपने रिकॉर्ड किया, तो आपकी इन्वेंट्री के अंदर 280 होना चाहिए था, वो आ कितने पे रहा है? 290 पे। तो आपका बाकी फॉरेन एक्सचेंज लॉस है जो कि आपने इन्वेंट्री में पार्क कर दिया। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। इन्वेंट्री में जब पार्क किया तो आपका COGS ज्यादा हो गया। COGS ज्यादा हो गया तो मार्जिन, तो आपके रेशियो सही रहे या डिस्टॉर्ट हो गए? दिस इज द रीजन जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि भाई सही होना चाहिए। क्लासिफिकेशन का भी मसला है ना। अच्छा ओवरऑल P&L पे देखो तो नुकसान बुक हो गया, बट फॉरेन एक्सचेंज लॉस के बजाय कहां बुक हो गया? तो हम तो ये भी कहते हैं ना, बीइंग एन ऑडिटर, हमें ये भी देखना है कि मैनेजमेंट का जो दावा है कि ये क्लासिफिकेशन सही है, उसको भी तो चेक करोगे ना। तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि देयर इज अ रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट। आए अब ये देख लेते हैं इस पूरी सिचुएशन के अंदर, फोकस के साथ, कि आप लोगों ने किस हद तक उसको पहुंचाया उस जगह पे। और मैं आपके जितने भी सवालात के जवाबात मैंने सुने हैं, इस बात पे तो मैं श्योर हूं कि तुमने सब ने वही आइडिया कन्वे किया जो एग्जामिनर का। अगेन आप जब एग्जामिनर का सोल्यूशन रीड करेंगे ना, तो आपको एक बात समझ आएगी, अंग्रेजी मैच होना मैटर नहीं करता, आइडिया मैच होना मैटर करता। तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। आए देखते हैं। पहला, DPL हैज टू कंप्लाई विद द वेरी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एंड एनी नॉन कंप्लायंस वुड रिजल्ट इन। तो ये क्या इसने अपने दिमाग से लिखा है, सवाल से? आपने भी तो लिखा कि हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट, रिस्क है कि इसके ऊपर हैवी फाइन्स लगेंगे। तो वो क्या लिखा हुआ है, देखो आगे, DPL हैज टू कंप्लाई विद वेरी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एंड मेनी नॉन कंप्लायंस विल रिजल्ट इन हैवी फाइन्स एंड मे आल्सो रिजल्ट इन अनडिस्क्लोज्ड कंटिजेंसीज। हमने से ज्यादा लिखा और बिल्कुल सही लिखा। कितने लोगों ने ये रिस्क पिक किया था? वेरी गुड, 2 नंबर। क्लियर है? हाँ सही है, 4 है ना, 2 है ना। आज देखते मार्केटिंग स्कीम देखते ना आगे। DPL's competitor has introduced a new product which has caused DPL to reduce its। क्या ये भी एक रिस्क फैक्टर है? सवाल में ही था, और जो किसी इदारे में जाओगे तो वहां पे होगा। आगे देखें, since DPL is selling drug A at a lower margin, its inventory might need to be recorded at lower of cost। और आई थिंक आप लोगों ने मुझे बताया था कि सर मार्जिन डिक्लाइन हो रहा है। आगे, since the DPL is a listed entity and DPL revenues are decreasing, DPL में overstated revenue और understated expenses, if the revenue keeps on decreasing, DPL का PPE क्या हो जाएगा? और आई थिंक ये आपको बात पता है कि अगर मेरे परफॉर्मेंस कम हो रही है और मेरे कैश फ्लोज कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग ट्रेंड के ऊपर है, तो रिस्क ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ PPE आता है। क्लैरिटी है? आगे, DPL has to continuously carry on research projects। वो कह रहा है भाई, if the criteria for development cost or intangible asset have not been met, research cost might be inappropriately recorded as। हम तो इससे अच्छा लिख के बैठे हुए हैं, हम कहते हैं there is a risk that research might have been capitalized or development might have been capitalized even though the conditions have not been met। आपका आइडिया इसका आइडिया सेम है, मार्क्स पूरे हैं। आगे, due to significant imports of raw material, DPL is exposed to foreign currency risk because of fluctuation in exchange rate। आगे, there is a risk that trade payable may not be translated using। अब इसको इस तरीके से लिख लो या ये लिख लो कि भाई there is a risk of using incorrect exchange rate which may lead to improper valuation of inventory और payable। तो वही बात कवर हो जाएगी। अगर इम्प्रॉपर वैल्यूएशन होगी तो रिसीव, वो जो आपकी इन्वेंट्री और पेबल है, दोनों में मसला आ सकता है। पहले बताओ यहां तक की कहानी क्लियर है? पक्की बात है। अच्छा अब बिफोर वी कंक्लूड द क्लास,
एक बात सुनिएगा फोकस के साथ प्लीज यार, तुम लोगों ने मुझे बताना है, एक फैक्टर की बात करूंगा तो तुम मुझे समझाओ कि क्या वो सही है या नहीं है, प्लीज फोकस इधर। 8 नंबर क्यों लिखा, मतलब 4 तो लिखे होंगे ना, 8 नंबर क्यों लिखा मतलब ये समझा नहीं। अच्छा तो भाई 2-2 हो गए ना यार, भाई तुम्हें क्या इससे मुसीबत है, जितने हैं उसमें लिख लो ना यार, पूरे नंबर मिल गए ना बस। वो तो मैंने ब्रेक कर लिया ना कि भाई अगर 4 हैं तो 1 के कितने होंगे, 2 होंगे, सही है। अच्छा शाह फैसल कह रहे हैं कि सर रिसर्च को कैपिटलाइज करने का क्या फायदा, आखिर में वो भी तो डेप्रिशिएट होगा ना, तो भाई उस साल की परफॉर्मेंस तो अच्छी हो जाएगी ना। अब देखो तुम लोग सोचते हो मैनेजमेंट की तरफ से, तुम्हें सोचना चाहिए किसकी तरफ से, ऑडिटर की तरफ से। अब वो बोल रहा है भाई उसको क्या मुसीबत है, वो कैपिटलाइज कर रहा है, भाई इसलिए कर रहा है क्योंकि इस साल उसको प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी होगी, उसके बोनसेस लिंक्ड होंगे। चलो अगर मैं किसी कंपनी का सीएफओ हूं ना और मुझे बोला जाए कि भाई तुम्हारा जो बोनस है वो प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, मैं बोलता हूँ आ जाओ अब खेलो, सारी डॉक्यूमेंटेशन ऐसी करूंगा कि सब कैपिटलाइज हो रहा होगा, आ जाओ भाई एसेट है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट से प्रूफ भी करूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि यार वो तो कोशिश करेगा ना कि एक्सपेंस ना हो। अब वो कह रहा है कि भाई आगे जाके तो एक्सपेंस आउट होना ही, तो भाई एक चीज वन टाइम एक्सपेंस आउट हो नुकसान है ना, और एक चीज 5 सालों में हो तो फायदा है। तो ये तो तुम्हें सिखाना चाह रहा हूं कि तुम कह रहे हो कि भाई एक ही साथ नहीं हो रहा था तो डेप्रिशिएट तो होगा, डेप्रिशिएट के एक ही साल में होगा या ओवर द पीरियड। तो एक एक्सपेंस को जो इस साल खप के खत्म हो जाना चाहिए, आप उसका बेनिफिट कितने साल ले रहे हैं, 5 साल 6 साल जो भी उसकी लाइफ है। तो यही तो एक एरर है जो कि आपने क्या करना है, डिटेक्ट करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, रिस्क असेस। चलें अब बिफोर वी मूव फर्दर प्लीज एक बात बताएं मुझे, बिजनेस सेंस भी होनी चाहिए ना, बिल्कुल, तो बिजनेस सेंस ही तो दे रहा हूं मैं, जो सीख रहे हैं कहानियां सीख रहे हैं, ये क्या है, बिजनेस सेंस। अब तुम मुझे जल्दी से एक बात बताओ ताकि हम फिर कंक्लूड करें इस क्लास को। अगर तुम ऐसी कंपनी में ऑडिट करने गए जो एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, जैसे मैं PTCL का ऑडिट करता हूँ ना, यूफोन का ऑडिट करता हूँ, टेलीनॉर का ऑडिट करता हूँ, मुझे एक बात पता है कि टेक्नोलॉजी वहाँ पे रैपिडली चेंज हो रही है। टेक्नोलॉजी, मेरी बात पे, मेरे शब्दों पे फोकस करें, टेक्नोलॉजी रैपिडली। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ऑनलाइन वालों आप भी बताएंगे, प्लीज यार फोकस के साथ, प्लीज फोकस के साथ। तो मुझे यानी तुम बताओ, तुम्हें बोल रहा हूँ, हाँ ये मुझे बताओ प्लीज कि जब मैंने 3 बार बोला कि टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो रही है, इसका तुम बीइंग एन ऑडिटर क्या सोच सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे किस लाइन आइटम पे क्या इंपैक्ट होगा, सोच के बताना जानी, बिल्कुल टाइम लो अपना, 1 मिनट प्लीज 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 को बोलने देना, तुम सोच लो अपना। यहां पे बच्चे बता चुके हैं, 2 मसले हैं इसमें, पहला बताओ, चलो तुम्हें हिंट देता हूं, हिंट ये है, चलो ऑडियंस पोल ले लो, मतलब पोल, हाँ अरे नहीं जानी क्या हो गया, पीपी इंपेयर हो जाएगा। अच्छा इंपेयरमेंट क्यों हो जाएगी भाई, भाई देखो जब आपकी रैपिडली, अबे इसको अपने आप पे रख के देख लो ना, अभी अब तुम बोलोगे शो ऑफ कर रहा है, मैंने मोबाइल लिया iPhone 15, 16 आने वाला, सुनना, अब मुझे पता है जैसे ही 16 आएगा ना इसकी प्राइस, मैं रुक गया, मैंने कहा फिर लेते हैं, वरना तो अपनी खुद की इंपेयरमेंट बुक करनी पड़ जाएगी बुक्स में, सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब है जहां पे टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज होती है ना, वहां पे आपकी एसेट की रिकवरेबिलिटी के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। अच्छा पहली चीज तो ये हो गई, यहां तक क्लैरिटी है। दूसरी चीज सुनो, यूजफुल लाइफ का भी मसला है, लाइफ कम हो जाएगी, ये भी बात है, एस्टिमेट है ना, तो आप बोलेंगे देयर इज अ रिस्क that appropriate life for the purpose of depreciation might not have been used by the company। पर क्या ये हर कंपनी में होगा, या जहां पे ये हालात वाकयात होंगे, जहां पे ये हालात वाकयात होंगे। पहले बताओ जानी, ये कहानी क्लियर है, वेरी गुड। अब देखो, अब एक बात सुनो, एक बच्चा बोलता है यार ये इतनी सी बात है, पर इतनी सी बात नहीं है, ये फैक्चुअल बात है कि जब आप किसी ऐसी एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं जहां पे आपको अपेरेंटली दिख रहा है कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, चेंज हो रही है चीजें, वहां पे ये रिस्क एग्जिस्ट स्पेसिफिकली करेगा। अच्छा इसका क्या ये मतलब है कि कोई एंटिटी यूजफुल लाइफ गलत ले ही नहीं सकती, ले सकती है, पर अभी अपेरेंट आपको उसका रिस्क दिख रहा है नहीं। पर हाँ जिस इदारे की मैं बात कर रहा हूं वहां पे आपको ये रिस्क लाजमी दिखेगा। मैं तुम्हें इसकी एग्जांपल देता हूं, हुआ कि अभी तुम्हें जो बता रहा हूं ना, ये बात पता कैसे लगी, सुनना। क्लाइंट मुझे कह रहा है, अच्छा अब जैसे मैंने तुम्हें टावर्स की एग्जांपल दी थी, ये टावर्स लगे में, क्लाइंट मुझे कह रहा है यार हम एक काम कर रहे हैं, हम अपने एसेट्स को रीवैल्यू कर रहे हैं। अच्छा अब मेरा तो ऑडिटर का दिमाग है, मैं तो अलग ही सोचता हूँ, वो मुझसे बेचारा एडवाइस लेने आया था, खुद फंस गया। अब उसने मुझे बोला यार हम जो है ना, अच्छा एक पहले सवाल का जवाब देता हूँ, वो कह रहा है कि सर आप क्विज नहीं देते। भाई क्विज तो तब दूंगा ना जब फैक्टर हो जाएंगे, अभी फैक्टर्स हो गए,
अब हम नहीं, सारे तो नहीं हुए ना, कुछ तो हो गए, पर जो कुछ हो गए उस हद तक दे दूंगा मैं। मतलब एक स्ट्रीम है, यानी मैं तो प्रैक्टिस खुद करा रहा हूँ ना साथ में, तो ऐसे करते 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 करेंगे। अब मैं तुम्हें फॉर एग्जांपल बेवकूफ़ बनाना हो, मैं तुम्हें बोलूँ भाई ये लोग क्विज जो क्लास में किए थे ना, वो कॉम्पिटिटर आ गया, उसको बार बार लिख के क्या करना है, तो हम थोड़ा सा इन्हांस लेवल पे आ जाएं और फिर करेंगे ना, तो इसलिए मैं दे दूंगा फिर। सही है, आगे सुनिएगा फोकस के साथ। हमने ये कहा कि भाई उसने मुझे बोला कि यार मैं अपने पीपी को रीवैल्यू करना चाहता हूँ। मैंने कहा रीवैल्यू करने की वजह, उसने बोला कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे जाओ। मैंने कहा तो वजह तो कुछ और है। बोला असल में मसला ये है कि हमने ना पहले असेस किया था, तुम कहानी सुनो क्या है, हमने पहले असेस किया था कि ये टावर्स ना इस वक्त तक ख़त्म हो जाएंगे, पर अभी भी उसकी वैल्यू कुछ बाकी है। अच्छा बाकी क्या है, लोहे की वैल्यू। भाई जो टावर लगे हुए हैं वो तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर है ना। तो मैंने कहा भाईजान आपने एक गलती कर दी पूरे सिनेरियो में। वो क्या है सुनना, मैंने कहा वो सिनेरियो में पूरी गलती ये की है आपने कि आपने रेजिडुअल वैल्यू कंसिडर नहीं की और आपने अपने एसेट की यूजफुल लाइफ भी गलत पिक की है। तो उसने बोला ये तू कहाँ ले गया कहानी, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ रीवैल्यूएशन करें कैसे करें, तुम बोल लो ये गलत है। मैंने कहा सारे पीपी निकालो, सबकी लाइफ चेक करो, सब में मसले निकले। और जो टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलीट एसेट्स थे उसकी लाइफ अभी भी थी, जबकि उसकी होनी। इसका रीजन देता हूँ, 5G आ रहा है पाकिस्तान में, बिडिंग हो चुकी है उसकी। खैर वो तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, पीडीए की साइट पे दे सकते हो, तो वो आप देख सकते हैं। पाकिस्तान में उसकी बिडिंग हो चुकी है, जोंग कर चुका है, और अल्लाह वाला करे आपका ये जो मोबलिंग है वो भी कर चुका है। तो शाना बशाना ये चल रही हैं बातें। तो मेरे ख्याल से जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसकी इम्पेयरमेंट मुझे लगता है तो बुक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आएगी, पुरानी ऑब्सोलीट हो जाएगी, क्योंकि नो वन इज गोइंग टू यूज 4G, देन वी हैव टू मूव टूवर्ड्स 5G। पहले बताओ कहानी समझ आई? तो देखो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। अच्छा अब एक और चीज सुनो जल्दी से, अगर तुम ये कहते हो कि भाई तुम्हारी जो इन्वेंट्री है वो ऑल टुगेदर ऑब्सोलीट पड़ी हुई है और तुम जो है एक फूड इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हो, कहानी सुनना, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। तुम फूड इंडस्ट्री का बिजनेस कर रहे हो, तुम उसके ऑडिटर हो, और वहां पे तुम्हें दिखा कि एक खस्ता हालत में इन्वेंट्री है और वही खाना बना के लोगों को दिया जा रहा है, क्या रिस्क है? वेरी गुड, पेनल्टी वगैरह लग सकती है। और दूसरा यही चीजें पे दूसरे स्टोर्स में भी हो सकती हैं। तो एक तो रिस्क है एनआरवी का और दूसरा पेनल्टी का, और केसेस फ्रॉम कस्टमर का एज वेल। भाई अगर कस्टमर मर गया तो उसके घर वाले केस कर सकते हैं, बोले सुबह तो सही निकला था यहाँ पे खा के मरा है, तो फिर सीधी सी बात है वो आपके ऊपर केस आएगा। तो ये सारी चीजें इस चीज पे बेस करती हैं। अच्छा ये सारी चीजें ये लिखी हुई, रैपिड अपग्रेडेशन ऑफ पीपी, एक्सपायर्ड स्टॉक इट्स यूजेज, और एक और चीज, अगर मैं ARTD के अंदर तुमसे कैश लूं और यहीं पे रखूं, बैंक में टाइमली जमा, क्या रिस्क है? इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश यानी आप, हमारा तो कंट्रोल है ना, अब तुम ये बोलो कि भाई मतलब रखा हुआ है यहाँ पे, चक्कर लगा लेते हैं, तो अब मैं कंट्रोल भी होता तो कंट्रोल क्या है कि भाई हमारा कंट्रोल ये है कि जो 5 बजे वाले के बाद है वो तो फिर हम पैक करके घर ले जाते हैं, यहाँ पे नहीं रखते ना। सही है जी। तो एक तो ये मसला हो गया। अब जो उससे पहले के औकात है ना पूरे दिन के, उसमें हर 2 घंटे में शायद, जो नाम भी बता रहा हूँ तुम्हें, शायद जाता है बैंक में जमा करा देता है, शायद जाता है बैंक में जमा करा के आता है। सही है। तुम देखो शायद कभी बैग पहन के घूम रहा हो तो तुम बोलो शायद का बैग का क्या काम है, बैग के अंदर पैसा है। सही है। तो ऐसा नहीं शायद को बोलना आओ तुम्हें छोड़ के आते हैं आगे तक। सही है। खैर अब सुनना, अब बात समझो। समझने की बात यह है कि अगर आप कैश एक्सपोज रखेंगे तो वहां पे मिस एप्रोप्रिएशन के चांसेस ज्यादा है। तो अगर तुम किसी ऐसी एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो जहां तुम्हें दिखे कि कैश सेल्स होती है और वो कैश सेफ में मौजूद होता है, वो हफ्ते हफ्ते तक बैंक में जमा नहीं होता, तो क्या वहां पे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश का रिस्क है? यस सर बिल्कुल है। तो मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं जो कि है ऑटम 2022 का, होमवर्क चाहिए था ना, ले लो, ये रहा। कितने नंबर का है यार? मैं तुम्हें अल्लाह की कसम खा के बता रहा हूं, फोकस होकर सुनो यार, मैं भाई तुम्हें बाखुदा बता रहा हूं, इसमें कुछ याद करने का नहीं है। तुम्हें फ्री के नंबर मिलेंगे अगर तुम्हारा लॉजिकली दिमाग या सेंस काम करता है, तो इसको तुम लोग करके आओगे। और प्लीज खुदा के वास्ते रिक्वेस्ट है, इसका सोल्यूशन पास पेपर से नहीं देखना, पहले तुम खुद करो और फिर मुझे यहाँ पे लाके चेक कराओ ताकि हम फिर इसकी डिस्कशन करें। सही है? एग्री है? चलो मिलते हैं अगली क्लास में। हाफिज। अभी कर रहा हूँ सेंड, अभी कर रहा हूँ। चलें जी।
बताता हूँ आसान, क्लास के बाद सरफराज